नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। चुनावी नतीजों से ठीक एक दिन पहले यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है, करीब 80 दिन से चल रहा ये चुनावी माहौल अब अंतिम पड़ाव में जा पहुंचा है। यानी कि सिर्फ चंद घंटे बाकी ये साफ हो जाएगा कि तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर देश की जनता का फैसला कुछ और है। बस एक रात का इंतजार और है और हर किसी को सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। हालांकि सियासत अभी ईवीएम की तरह किसी मशीन या फिर डिब्बे में कैद नहीं है। सियासत बदस्तूर जारी है। काउंटिंग पर सियासत गर्म है। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोप पर चुनाव आयोग का सख्त रुख देखने को मिला। चुनाव आयोग ने आज शाम को 7 बजे तक जवाब दाखिल करने के लिए जयराम रमेश को कह दिया। जयराम रमेश ने 1 जून को इस बात का दावा किया कि वोट काउंटिंग से पहले गृहमंत्री ने 150 जिला अधिकारियों को फोन करके धमकाया। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर जयराम अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाते हैं तो चुनाव आयोग ये मानेगा कि उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर काउंटिंग को लेकर कुछ मांगे रखी थी और कई आरोप भी लगाए, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईसी राजीव कुमार ने भी जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। किस तरीके से इस पूरे मामले पर वार पलटवार देखने को मिला, पहले वो सुनिएगा। हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। तो देखिए, इसके साथ ही सीसी ने यह भी कहा था कि इस तरीके के जब संदेह पैदा किए जाते हैं तो वो चुनाव प्रक्रिया पर संदेह को गहरा करते हुए सवाल उठाते हैं। लेकिन आज इन्हीं सवालों का ये जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नतीजों से पहले विपक्ष के सवाल आखिर किस सियासी रंग को दर्शाते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि 24 का दंगल किसका होगा बड़ा मंगल। नतीजों की घड़ी आई और विपक्ष में टेंशन हाई। विपक्ष ने भ्रम फैलाया, कोई दांव काम ना आया। शेयर बाजार बम बम, मोदी 3.0 कंफर्म। फाइनल नतीजों का इंतजार, 100 दिन का विजन भी तैयार है। बीजेपी के नेता प्रमोद स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता हैं शिंदे गुट शिवसेना के, और फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका कुशवाहा प्रवक्ता आरजेडी की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही एलजेपी-आर के प्रोफेसर विनीत सिंह स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का दहाड़ में बहुत स्वागत करती हूं। और पहला सवाल प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा आपसे, और वही उसी भाषा में जो सीईसी की तरफ से कहा गया कि संदेह का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ये संदेह हर नतीजे से पहले विपक्षी पार्टियां पैदा करके कौन सी सियासत चमकाना चाहती हैं? देखिए, इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह से एक पक्षीय बात की, संदेह तो वहां उत्पन्न होता है। आपको ध्यान होगा कि लगातार इंडिया गठबंधन के लोग उनसे समय मांगते रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास इंडिया गठबंधन के नेताओं को सुनने का समय नहीं था। प्रत्येक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, आपको याद होगा, और चुनाव खत्म होते ही चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। इस बार किन कारणों से लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। आपको ध्यान होगा कि पहला चरण जब चुनाव हुआ तो पहले 1 से 2 दिन में उसका रिवीजन आता था, जो रिवीजन 1%, 1.5% के आसपास होता था हमेशा।
11 दिन बाद उन्होंने डाटा रिवाइज किया और 11 दिन बाद डाटा रिवाइज कितना किया? 6% के करीब। तो कई ऐसे कारण हुए हैं जिससे संदेह खुद ब खुद उत्पन्न किया है चुनाव आयोग ने। और जब जब किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई तो उस व्यक्ति को नोटिस न दे करके उस दल को नोटिस देने का एक प्रयास किया गया, वो भी उनकी कमजोर स्थिति को ही दर्शाता रहा। तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती रही कि आपको पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रणाली को चलाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सारे राजनीतिक दल बराबर होने चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि ये जो आप चुनाव आयोग पर संदेह पैदा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को अपनी जीत पर संदेह है? देखिए, जीत और हार का निर्णय तो कल होगा, क्योंकि अभी तक जो बातें आ रही है वो एक तरह की बातें हैं। और उस एग्जिट पोल में कई बार आपने देखा होगा दोनों अलग अलग बातें हैं ना रंजीत जी। इलेक्शन कमीशन के पास आपको क्या समस्याएं हैं और एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। तो एग्जिट पोल को और चुनाव आयोग को आप कंबाइन तो नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, यही बात मैं कह रहा हूं कि वो दोनों अलग अलग है। और जो चुनाव परिणाम की बात है वो तो कल पता चलेगा। लेकिन प्रत्येक राजनीतिक दल ये चाहता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करे, ताकि किसी तरह के शक शुबहा की गुंजाइश न हो। ठीक है प्रमोद स्वामी, कैसे पारदर्शिता आएगी? मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ कि रिजल्ट आने से पहले चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं बकौल जैसे अमित शाह ने 150 कलेक्टर्स को फोन कर दिया, ये आरोप जयराम रमेश ने लगाया। उन्होंने कहा कि आप जवाब दे दीजिए, वरना हम ये मान के चलेंगे कि आपके आरोप निराधार हैं और आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस बार तो इलेक्शन शुरू होने से पहले ही ईवीएम कटघरे में आ गई थी, जो ना अपने लिए दलील रख सकती है, जो ना अपना बचाव कर सकती है, लेकिन हर बार दोषी रहती है वो ईवीएम, हर बार दोषी रहता है चुनाव आयोग की भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये चलन 2014 के बाद से लगातार बढ़ गया। देखिए, पहली बात कि चुनाव आयोग ने जयराम रमेश जी को कहा है कि आपने जो गृह मंत्री का नाम लेकर के कहा है कि 150 कलेक्टर को फोन किया है, तो आज आप जवाब दीजिए। और अभी तक मेरे ख्याल से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उनके पास में अगर कोई तथ्य प्रमाण है कि गृह मंत्री ने फोन किया 150 कलेक्टरों को, तो उनको तथ्य और प्रमाणों के साथ चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब ये अभी से ही इनको पता है कल इनकी हार सुनिश्चित है और उस हार को बचने के लिए नए नए नैरेटिव ये लोग सेट कर रहे हैं। अब कल कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना, तो कल ये बोलने के लिए कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग की गलती है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ तब ये प्रमाण मांग रहे थे, एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांग रहे थे। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठाते हैं। ये इनकी हताशा का प्रतीक है। और अगर दूसरी बात, अब आज जितने भी चैनलों में जो एग्जिट पोल हुआ है आज या कल से, किसी भी चैनल ने ये नहीं दिखाया है कि इंडिया अलायंस को बहुमत मिल रहा है। सारे चैनल ये दिखा रहे हैं कि जो बहुमत है वो एनडीए को मिल रहा है। खैर, ये कल इस बात का जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इस बात का भी फैसला हो जाएगा। लेकिन उस समय भी मीडिया की क्रिटिसिज्म करना, मीडिया की विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न उठाना, इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पे प्रश्न उठाना, हमारे जवान जब कोई कार्रवाई करते हैं, सर्जिकल एयर स्ट्राइक करते हैं, उसके ऊपर प्रश्न उठाना, विदेशों में जाकर के भारत की छवि को खराब करना, ये लोग मोदी विरोध करते करते कहीं ना कहीं भारत विरोधी बातें व हमारे इंस्टीट्यूशन के विरोध में ये लोग बोलने लगते हैं। हमें इसी बात की तकलीफ है। आप एक विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप सरकार के कार्यों की आप निंदा करिए, लेकिन सिर्फ एक सेंसेशन फैलाने के लिए जिस तरह से जयराम रमेश जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि 150 कलेक्टर को फोन किया है, तो अब मैं उनको चुनौती देता हूं और इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया, आप उसके प्रमाण के साथ बातों को रखिए। ये नहीं रख पाएंगे तो ये हिट
हिट एंड रन की जो पॉलिसी है ये लोग समझ रहे हैं और ये इनकी हताशा का प्रतीक के ठीक है, अलावा हिट और एंड कुछ रन नहीं की है, ऐसा मेरा पॉलिसी मानना है। और जो जवाब रंजीत कुमार मिश्रा मांगा गया है जयराम रमेश से, उसको लेकर क्या वो जवाब दाखिल करने के मूड में भी हैं या नहीं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही आप कुछ काउंटर भी करना चाह रहे हैं, लौटूंगी मैं आपके पास। लेकिन प्रियंका कुशवाहा आपके पास आते हुए, जब तेजस्वी यादव ये बार बार कह रहे हैं कि भाई जीत रहा है इंडिया, जीत रही है जनता, जनता का एग्जिट पोल 295 प्लस है, तो फिर कौन सा ऐसा डर है कि जो प्रमोद स्वामी जी कह रहे हैं हिट एंड रन वाला मामला, हर बार एक शक पैदा करते हुए, और आप ये सोचते हैं कि आप चुनाव आयोग को मतलब कितना थैंकलेस बता देते हैं। वो चुनाव आयोग जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए इस चुनाव का पूरा ब्यौरा तैयार करता है, इस चुनाव को पूरा एग्जीक्यूट करता है, कितनी मेहनत करता है, कैसे तैयारी करता है और एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इसका करता है। आप पूरी तरह से थैंकलेस उस इलेक्शन कमीशन के लिए तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मखौल आप उड़ाते हैं जब इस तरीके के संदेह पैदा करते हैं। तो पूर्णिमा जी, थैंकलेस हम हैं या नहीं है ये तो ना आप तय करेंगे ना कोई और। चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है शुरू से वो भेदभाव का रहा है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हुई आपको याद होगा, भाजपा का एक कार्यकर्ता 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सीधे 8 बार वोट गिराया, जिसके बाद ये बात चुनाव आयोग के सामने आई। तो पता नहीं कुछ किया भी कि नहीं किया। चंडीगढ़ पे मैं आपको लेकर के चलूंगी, मेयर उस समय जो चुनाव हो रहा था, जाकर के कोर्ट ने उसमें टिप्पणी की, तब जाकर न्याय मिला। तो संदेह तो पैदा होगा। संभल तरह से वोटरों पर लाठियां चलाई गई पुलिस के द्वारा, तो पैदा होगा। लेकिन जब आप एग्जिट पोल की बात करती हैं, तो मुझे लगता है कि जो आप लोग सीटें दिखा रहे हैं भाजपा को, मुझे लगता है 543 में 543 दिखाया जाना चाहिए था भाजपा को। क्यों ऐसा क्यों दिखाया जाना चाहिए था? क्योंकि डेटा भाजपा आ रहा है, इसीलिए। क्यों? डेटा भाजपा कार्यालय से आ रहा है, इसीलिए। आपके पास कॉपी आई क्या? आपके पास पहुंचा ना? आप बताइए, आपके पास आई क्या? जो इतने आप कंफर्म होके कह रही हैं, आपके पास आई क्या कॉपी प्रियंका कुशवाहा? सामने 295 छोड़िए। अच्छा, तकनीकी तौर पर मुझे बताइए कि इस डेटा में आपको क्या गलत सैंपल साइज से लेकर बाकी सब आपको समस्या क्या लगती है? अच्छा, सब छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि एग्जिट पोल ये जो सामने आए हैं, ये कैसे किस आधार पर दर्शा रहा है? ये मुझे आप ये समझाइए जरा, तकनीकी तौर पर बताइएगा। आपने किस तरह की सैम्पलिंग थी? ग्रुप सैम्पलिंग थी, क्लस्टर सैम्पलिंग थी, स्नोबॉल सैम्पलिंग थी, किस तरह की सैम्पलिंग थी, किसके बीच की गई, कितना आपके पास आंकड़ा आया? देश में 10 लाख बूथ है, 10 लाख में आप कम से कम 10 लोगों से पूछेंगी तो 10 करोड़ का डेटा होना चाहिए। है आपके पास? है आपके पास? नहीं, मैंने तो जो डेटा सैंपल साइज के आधार पर या सुपर एग्जिट पोल में दिखाना था वो तो दिखा दिया। आपको उस पर यकीन नहीं हो रहा है ना? मैंने तो तकनीकी तौर पर पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि ये गलत है कैसे, इन द सेंस कि आप जितनी सीट का दावा कर रही हैं वो किस आधार पर कर रही हैं? जवाब दे ही नहीं रही है। कितने लोगों का सैंपल है आपके पास? अरे आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो थोड़ी मैं आपका जवाब देने के लिए बैठी हूँ प्रियंका कुशवाहा। आपके पास अब देश में एग्जिट पोल बना रहे हैं, ये तो हद हो गया। आप और जोर जोर की हंसिए इस पर, आप इस पर और जोर जोर की हंसिए, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप मुझे सुनिए प्रियंका कुशवाहा, आप मुझे इंस्टिगेट नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। सुनिए मेरी बात, आप मुझे इंस्टिगेट नहीं कर पाएंगी। जब जहां जहां पर आपकी सरकार बनती है या आपके गठबंधन की सरकार बनती है, वहां पर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराता है, लेकिन जहां पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है, वहां पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, चुनाव आयोग की 100 खामियां। अच्छा बताइए, जयराम रमेश देने वाले हैं क्या उन 150 कलेक्टर्स के सबूत जिनको अमित शाह ने फोन किया? देने वाले हैं क्या वो? आप मुझसे नाम पूछ रही हैं? किनको? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या वो इसके सबूत देने वाले हैं? मैं बताती हूँ पूर्णिमा मिश्रा जी, अगर वो सबूत दे देंगे तो देश को एक और लोया मिल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा डीएम अगला लोया बन जाए इस देश में, इसलिए जहां पे जानकारी पहुंचानी है वहां पहुंचाएंगे, आपको नहीं देंगे। अच्छा, आप हमको, अरे जहां देना है वहां दे दीजिए, किसने मना किया? हम तो मांग भी नहीं रहे, लेकिन जहां देना है वहां तो दे दीजिए। डेडलाइन खत्म होने वाली है, 50 मिनट भी नहीं बचे। देश को दूसरा लोया नहीं देंगे हम। अरे मैं कह रही हूँ 50 मिनट भी नहीं बचे, देना है तो जहां देना है वहां दे आए ना। 50 मिनट नहीं बचे हैं या 2 मिनट नहीं बचे, चर्चा इस पे मत कीजिए इधर। अरे मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ प्रियंका कुशवाहा कि हर बात पर आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोषी है। अरे आपको अपनी मेहनत पर यकीन है ना, आपने जो किया उस पर यकीन है ना। अभी भी आप कह रहे हैं 295 प्लस आप जा रहे हैं ना, तो फिर ये संदेह पैदा करने की क्या वजह है? एक नैरेटिव, पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला,
फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव? कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है अमृता जी। अमृता जी, मेरा नाम पूजा नहीं है, आप प्रियंका हैं, मैं पूर्णिमा हूं, और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूं जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं, बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर करती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसिडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसिडर करती हैं। थोड़ा शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती हैं? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। तो गोदी मीडिया में कंसिडर करती है। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और तो अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करिए। फराज किदवई आपको चर्चा में लाते हुए, फराज किदवई ये समझाइए मुझे जरा। और मेरा वही सवाल है आज कि क्यों? नतीजे आने दीजिए। चुनाव आयोग ने अपना काम किया। चुनाव आयोग ने बखूबी एक सबसे लंबे चुनाव को कंडक्ट करवाया और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए वोटर्स के लिहाज से फराज किदवई। और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग पर सवाल। चुनाव आयोग कहता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दे दीजिए, लेकिन सबूत देने के नाम पर फिर पूरा विपक्ष पीछे हट जाता है। लेकिन सिर्फ बयान देना हो या एक्स पर कुछ लिखना हो, ट्विटर पर, तो खटाखट लिख दिया जाता है। सबसे आसान है क्योंकि वो। पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, विपक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। आरोप जो है वो सिद्ध हुए हैं जब चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस हुए थे, जैसे हमारी बहन अभी प्रियंका कुशवाहा जी ने बताया। और उस मेयर इलेक्शन में थैंक्स टू द बैलेट पेपर्स एंड थैंक्स टू द सीसीटीवी कैमरा, जिस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये हम नहीं कह रहे हैं। दूसरा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई भी बोल रहे हैं कि मोदी का विरोध करते करते हम लोग देश का विरोध करने लगे। देखिए, ये बहुत ही आपत्तिजनक चीज। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि आपको हस्तक्षेप करना है। क्या विपक्ष देश का विरोध कर रहा है? क्या विपक्ष देशद्रोही है? मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस पर एक उस्मान मिनाई का बड़ा अच्छा शेर याद आ गया। पूर्णिमा जी सुनिएगा कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। इंसान अगर हो तो हर एक जुल्म को कुचल दो, गुलशन को बचाना है तो माली को बदल दो। मतलब ये हुआ कि अगर हम माली के ऊपर कोई आपत्ति कर रहे हैं कि तुम गुलशन को ठीक से देख नहीं रहे हो, तो हम गुलशन के विरोधी हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, और इनके जो अलाय हैं या इनके जो चाहने वाले हैं वो कह सकते हैं कि बहुत ही आपत्तिजनक है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 2014 के बाद से ईवीएम को हैक करने का विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया। 2014 के बाद से हमने ईवीएम को हैक करने का रोना नहीं शुरू किया है। 2014 के बाद से लोकतंत्र हैक होने लगा है। सॉरी पूर्णिमा जी, अगर मान लीजिए विपक्ष ये कह रहा है कि हम पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएं, अगर हम ये बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि मई 2019 का जो लेटर था उसमें जो रूल 54A था ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, जो कि कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को पहले पोस्टल बैलेट से डील करना चाहिए, तो क्या इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? इसमें विपक्ष कोई हंगामा खड़ा कर रहा है क्या? इसमें कैसे हंगामे की बात हो? दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ पूर्णिमा जी। आज इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा। आज इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से जो 2020 में जो बिहार के इलेक्शंस हुए थे, उन बिहार के इलेक्शन में जो
पूरे स्टेट में जो वोट्स का डिफरेंस था वो करीब 12,700 वोट्स का था और 52,000 बैलेट पेपर्स की गिनती हुई थी। यानी कि बैलेट पेपर से ज्यादा जो है, बैलेट पेपर से कम में पूरे स्टेट की हार जीत हो गई। आपने देखा होगा कि बाद में कैसे आरजेडी जो है वो पिछड़ने लगी। तो हम सिंपली यही चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उसके डायरेक्शंस के हिसाब से, और या तो फिर जो रूल 54A ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 था उसके प्रोसीजर को फॉलो करिए। इसमें कहां से कोई अनडेमोक्रेटिक डिमांड है हमारी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो तमाम बातें कर रहे हैं मैं सारे पॉइंट्स ले रही हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी मानती हूं कि जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो वो पारदर्शी होती है। आपके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हर जगह रहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक पार्टी के मौजूद रहते हैं। जब ईवीएम खुलती है, जब बैलेट पेपर काउंटिंग होती है, ऐसा होता है। स्ट्रांग रूम खुलता है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब ईवीएम सबमिट होती है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब काउंटिंग होती है तो बाकायदा स्क्रीन पर सब कुछ डिस्प्ले होता है। मैं उस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हूं। और क्योंकि आपने गुलशन का जिक्र किया तो सीसी साहब भी तो यही कहते हैं कि गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की कौन बात करता है, लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, तुम्हारी बात कौन करता है। पूरा चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था जो चुनाव को कंडक्ट कराती है, उसको आप शून्य पर खड़ा कर देते हैं हर नतीजों से पहले। और चंडीगढ़ से आगे बढ़ जाइए किदवई साहब, चंडीगढ़ से थोड़ा आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उसका नतीजा सामने आ चुका है। उसका नतीजा सामने आ चुका है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो कोर्ट ने कहा। जी बोलिए पूर्णिमा जी, एज अ फोर्थ पिलर प्लीज डोंट माइंड इट। आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इलेक्शन कमीशन से पूछें कि जो चंडीगढ़ में हुआ वो क्यों हुआ। साहब उस पर चर्चा हो गई है, साहब उस पर चर्चा हो गई है फराज किदवई, मैं भी आपने उसको मिस कर दिया हो। और क्योंकि आपने मुझसे आ रही हूँ प्रमोद स्वामी जी, क्योंकि किदवई साहब आपने मुझसे बहुत ससम्मान ये बोला है, इसीलिए ससम्मान आपको जवाब दे रही हूँ। और जो ससम्मान बात नहीं कर सकता उसको ससम्मान जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन किदवई साहब उस पर चर्चा हो चुकी है, उसको लेकर सवाल पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कि उस चर्चा का हिस्सा आप ना रहे हो, इसीलिए आपको मालूम नहीं है। एक बार प्रमोद स्वामी जी का जवाब ले लूं जो आपने कहा, उसके बाद प्रोफेसर विनीत सिंह आपके पास आऊंगी। प्रमोद स्वामी जी जवाब दीजिए। पूर्णिमा जी, किदवई साहब ने कहा कि गुलशन को बचाना है तो माली को बदल दो। माली बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा ये तो कल फैसला हो जाएगा। और उन्होंने एक शेर सुनाया तो इनको एक शेर मैं भी सुनाना चाहता हूं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि दौरे दुश्मन रहा है जमाना हमारा। ये बात देश की जनता तय करेगी कि माली बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। लेकिन 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली, 2019 के चुनाव में 303 सीटें मिली अकेली भारतीय जनता पार्टी को। और कल अगर किदवई साहब के साथ मौका मिला तो जरूर हम बैठेंगे और उनको बताएंगे कि 2024 में कितनी सीटें मिली। ये जो माली है ये वतन परस्त माली है, और इस माली के ऊपर में इस देश की गरीब जनता का, मजदूर का, किसान का इस माली के ऊपर में भरोसा है। और इस माली ने डिलीवर करके दिखाया है, और इस माली की गारंटी पर जनता को विश्वास है। और ये बात कल तय हो जाएगी। कल आपके साथ हम बैठ के इस पर फिर चर्चा करेंगे। और आपने कहा कि मैंने जो डेमोक्रेसी में जो सत्तारूढ़ दल का विरोध करता है वो भारत का विरोध नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्तारूढ़ दल का विरोध करना भारत का विरोध नहीं है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, एयर स्ट्राइक का विरोध करना, वैक्सीन का विरोध करना, ईवीएम का विरोध करना, इलेक्शन कमीशन का विरोध करना, कलेक्टरों के ऊपर सवाल उठाना, उनकी निष्ठा पे सवाल उठाना, मीडिया पे सवाल उठाना। और अभी हमारी एक बहन बोल रही थी मीडिया के बारे में कि मीडिया के लोग मोदी जी की गोदी में बैठते हैं। ऐसे अपमानजनक शब्दों का अगर विपक्ष प्रयोग करना बंद कर दे, प्रमोद स्वामी जी, जितनी तमीज होगी बात तो उतनी ही की जाएगी ना। जितना शब्दावली का ज्ञान होगा वैसी ही शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा ना। जितना आपने सीखा होगा आप उतना ही तो रिफ्लेक्ट करेंगे, या जितनी आपकी परवरिश में जब तमीज डाली गई होगी तो उसी ही तमीज की बात करेंगे ना। सुनिए प्रियंका जी, जिनमें बात करने की तमीज नहीं होती उनको मुंह कम खोलना चाहिए,
उनको मुंह कम खोलना चाहिए, जिनमें बात करने की तमीज नहीं होती है। सीधी सीधी सी बात है, तमीज से बात कीजिएगा तो आपको तमीज से जवाब मिलेगा। और अगर तमीज नहीं है, और अगर तमीज नहीं है तो जिनकी गोदी में जाकर आप बैठती हैं, आप बैठ जाइए। जिनकी गोदी में जाकर आप बैठती हैं, आप बैठ जाइए। अगर तमीज नहीं है तो बीच में इंटरवेन मत कीजिए। प्रोफेसर विनीत सिंह आपके पास आते हुए, प्रोफेसर विनीत सिंह, एक और बात जो कही गई वो ये कि एग्जिट पोल का जो आधार है, बोल लीजिए पहले, आप बोलिए। अच्छा बोलिए, आपका वन साइडेड सुन लेते हैं, बोलिए। सैंपल का साइज पूछा, आपका जवाब हूँ। सैंपल का टाइप पूछा तो जवाब क्यों? आप सबूत देंगी जाके चुनाव आयोग को, आप देंगी चुनाव आयोग को जवाब, और मैं आपको सैंपल साइज भेजूं? कौन है आप? कौन है आप? कौन है? कौन है आप? कौन है आप? ये बताइए मुझे। आपको क्यों बचाऊं मैं कुछ भी? आप सब कुछ जाके बताएंगी चुनाव आयोग को, और मैं बताऊं आपको? आरजेडी की प्रवक्ता को, प्रियंका कुशवाहा को मैं डिटेल्स भेजूं? अरे आपको एग्जिट पोल नहीं मानना है, आप नहीं मान रही हैं, मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। नतीजों पर कल हम और आप बात करेंगे ना, कल हम और आप बात करेंगे ना नतीजों पर। सुने, आपको बताइए सैंपल साइज, पूरा देश जानना चाहता है। रिपीट करते रहिए। आप कौन है जिसको मैं बताऊं? आप कौन है जिसको मैं बताऊं? जब आप एग्जिट पोल को मानती ही नहीं तो छोड़िए ना एग्जिट पोल को, फिर अपनी जीत की बात करिए कि आप जीत रही हैं, जो आप कह भी रही हैं। भाजपा कार्यालय से आपका डेटा फीड हुआ है, वही आपके मुंह से निकल रहा है, इसलिए आपको नहीं पता कि आपका सैंपल साइज क्या है, सैंपल टाइप क्या है। फॉरवर्ड के बीच में दिया, दल के बीच, महिलाओं के बीच में। मैडम सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जिसको शक होता है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता, और आपके इलाज को दूर करने की मेरी नौकरी नहीं है। सीधी सीधी सी बात है। आप इसी संदेह को पालकर बैठिए और इसी में खुश रहिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अपने पार्टी के नेता से जाकर पूछिए, वो बताएंगे आपको। आपके पार्टी के नेता को बहुत अच्छी तरीके से पता है। प्रोफेसर विनीत सिंह आपको लाते हुए, प्रोफेसर विनीत सिंह आपको लाते हुए चर्चा में, प्रियंका जी शांत रहिए। आपकी अकेले 1-on-1 की डिबेट नहीं है, शांत रहिए, आपकी अकेले की नहीं है। प्रोफेसर विनीत सिंह, ये समझाइए मुझे कि हर बार एक डबल स्टैंडर्ड उभरकर सामने आता है, एक फेक नैरेटिव को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और उस पर इलेक्शन कमीशन आकर जवाब दे देता है। अब मैं क्या समझूं कि विपक्ष किस मोड में है? विपक्ष को लग रहा है कि भाई हम हार गए हैं, तो चलिए एक नया शिगुफा उसके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चुनाव आयोग कह रहा है सबूत दे दीजिए, तो सबूत है तो दे दे, क्या समस्या है उसमें? पूर्णिमा जी नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल, परफेक्ट सर। इंग्लिश में कहावत है, बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये राजद और सपा जो है ना, ये रिश्तेदार भी लगते हैं, तो इनकी अब फितरत ही है कि कहीं भी जाए शोर शराबा मचाए, आतंकवादी बन के वहां पे बात किया जाए। अब इनको जरा प्रियंका जी को हम एक एक चीज बताते हैं, कितना सैंपल साइज था और क्या सैंपलिंग एरर था और कौन सा सैंपल था। इन्होंने किया है सिलेक्टिव रैंडम सैंपलिंग। सैंपल साइज अगर 1% से लेकर 0.5% भी हो तो लागू है। 98 करोड़ का सैंपल है, पूरे 98 करोड़ के पूरे वोटर्स है, उसका 1% निकाल लीजिए, आपको मैं पता होगा। सैंपलिंग एरर 1 से लेकर 5% तक चला जाता है। 2014-19 में जो भी इन्होंने किया था, मीडिया के भाइयों ने किया था, वो कमोबेश उसके नजदीक पहुंच गए थे, तो सारा क्रेडिट मीडिया वाले पे जाता है। अब क्या है प्रियंका जी की अभी भी डिनायल मोड में, इनको लगता है कि जो भी इन्होंने गलत नैरेटिव इन्होंने जनता के सामने रखा है, मनगढ़ंत बातें रखी है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, जनता ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। जनता है सीन थ्रू देम। अब इनका क्या है, डिनायल मोड। और ठिकरा क्या करेंगे, दोषारोपण क्या करेंगे ईवीएम पे। सारे संवैधानिक संस्थाएं हो या जुडिशियरी हो, सारा उनपे ये दोष लगाते हैं। और जनता के जनादेश जो कि आपके माध्यम से एग्जिट पोल में भी आएंगे और कल एग्जैक्ट पोल में भी आएंगे, ये उनको नहीं मांगते हैं। तो दुष्यंत कुमार के शब्दों में इनकी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, एक जलील से गाली से बेहतर नहीं। और तुझे कसम है कि तू अपनी खुदी को इतना हलाक न कर, तू एक मशीन का पुर्जा है, मशीन नहीं। इलेक्शन कमीशन पे दोषारोपण करने से पहले अपना गिरोबान झांकिए कि रोहिणी आचार्य सारंग में क्या कर रही थी। और ये हमारे जो जी, तो ये हिट एंड रन नहीं है, ये हिट एंड फॉल एंड द ब्लडी नोज। इसलिए अब आप लोग रोते रहिए,
लेकिन हम लोग आपको कहेंगे कि थोड़ा सा कलेजा थाम के बैठिए और हम लोग को अग्नि बधाई नहीं, और गजब आदत हो गई है साहब विक्टिम प्लेइंग की, गजब आदत हो गई है। मतलब आप सामने वाले पे दोष मत दीजिए और अपनी कमियों पर झांकने की कोशिश मत कीजिए, अपने कमियों पर काम करने की कोशिश मत कीजिए। गजब एक तरीके की विक्टिम प्लेइंग हो गई है। चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट है प्रियंका कुशवाहा के, और मैं तो चाहती हूं कि ये मुस्कुराहट बरकरार कल तक रहे, लेकिन देखते हैं कि ये मुस्कुराहट ऐसी रहती है या नहीं रहती है। गुलाबचंद दुबे आपके पास आते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सर जाहिर है कि बड़ा एक कौतूहल बना हुआ है कि भाई किस तरीके का नतीजा आएगा, क्योंकि पार्टियों में टूट हुई है सबकी महाराष्ट्र इस बार बहुत अनप्रेडिक्टेबल नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र की सियासत में फिर क्या ईवीएम दोषी होगा, या चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे, या पूरा विपक्ष उसी तरीके से सवाल करता हुआ नजर आएगा कि फिर बेवफा हो गई ईवीएम, फिर बेवफा हो गया चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था जिस पर ना आपको विश्वास है और जिसको ना आप सबूत देना चाहते अगर आरोप लगाते हैं तब भी। गुलाबचंद दुबे जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुलाबचंद दुबे आपके पास आते हुए कि महाराष्ट्र में भी सर जाहिर है कि बड़ा एक कौतूहल बना हुआ है कि भाई किस तरीके का नतीजा आएगा, क्योंकि पार्टियों में टूट हुई है सबकी। महाराष्ट्र इस बार बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगता है, लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र की सियासत क्या या चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे, या पूरा उसी तरीके से सवाल करता हुआ नजर आएगा कि फिर बेवफा हो गई चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था जिस पर ना आपको विश्वास है और जिसको ना आप सबूत देना चाहते हैं अगर आरोप लगाते हैं तब। जी पूर्णिमा जी, मैं विशेष करके आदरणीय किदवी साहब और हमारी जी पूर्णिमा जी, मैं विशेष करके मैं आदरणीय किदवी साहब और हमारी छोटी बहन प्रियंका जी के तरफ इशारा करके मैं कहना चाहूंगा कि हमने जमाना देखा है, हर वक्त की खबर रखते हैं, कभी मजबूरन कभी मसलन कातिल को मसीहा कहते हैं। ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के संवैधानिक विधा और देश को ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आज कभी ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, अरे ईवीएम सवाल खड़ा करने के पहले आप केरल जीते, राजस्थान जीते, हिमाचल जीते, दिल्ली जीते, तब आपको ईवीएम के ऊपर कोई संदेह नहीं हुआ। अरे हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ शक्ति के प्रतीक मीडिया ने एग्जिट पोल के ऊपर आपको दिखा क्या दिया, आपको इतनी मिर्ची लग गई कि मोदी जी के बयान इस तरह बह रहे हैं। अरे एग्जिट पोल एक संवैधानिक नहीं, एक एग्जिट पोल एक विधान है। इन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ शक्ति के प्रतीक अपनी अपनी मानसिकता अपने अपने विचार देते हैं। इसको पर इतना आपको टेम्पर होने की क्या आवश्यकता है? फिर आप देश की बात करते हैं। आप देश को बात करने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं। आप कभी कभी कहते हैं मैं पाकिस्तान से है, मुझे लोकतंत्र में रह करके मुझे आवाज उठाने कीजिए, हमें हक अधिकार नहीं है। अरे किस हक से आप कह रहे हैं? ये क्या 4 जून का ये डिक्लेरेशन है क्या? ये 4 जून का डिक्लेरेशन नहीं है। 4 जून का भी कुछ घंटे बाकी हैं, देख करके फिर इसी हम लोग चैनल पे आएंगे, बात करेंगे। आप जिस ढंग से मीडिया के ऊपर संदेह करके किसी गोद में खेलने खिलाने की बात कर रहे हैं, अरे थोड़ी भी तो नैतिकता रखिए आप लोग अपने पास। थोड़ा भी अगर कुछ बचा हुआ तो उस पर बात करिए आप। मैं पूर्णिमा जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र से लेकर के राज्य तक आने वाला 4 जून इस समय तक, जिस समय आपसे मैं डिबेट कर रहा हूं, साफ देश का चित्र साफ हो जाएगा। हम 400 पार का जो नारा दिए हैं, ये हमारे आदरणीय नेताजी ने दिए हैं, उसको उसके सफलता की तरफ, उसके शीर्ष तक बढ़ता हुआ यह देश और हमारा यह एनडीए, इसमें कोई संदेह, इसमें कोई शक नहीं। आज हम लोग बड़े उन्माद और खुशमाद में बैठे हुए हैं। बस लोकतंत्र के संवैधानिक विधा के अनुसार 4 जून इस समय आपको सब कुछ स्पष्ट कर देगा। फिर इन मान्यवरों के पास कोई देने के लिए जवाब ही नहीं बचेगा। गुलाबचंद जी, एक बात आपको और बताते हुए, क्योंकि आपने शायद सामने टीवी चला रखा है, तो हम जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो आपके पास लगभग 30 सेकंड डिले आ रहा है। मेरा सवाल भी आपके पास डिले आया और आपका जवाब भी इसीलिए डिले आ रहा है। जरा उसको आप करेक्ट करिएगा, फिर दूसरे सवाल के लिए आपके पास आ पाऊंगी। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि तमाम जितनी भी आपको दिक्कतें अगर ईवीएम से थी, ईवीएम
ईवीएम से आपको दिक्कत थी, चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर आपको दिक्कतें थी, आप चाहते थे कि इस तरीके से काउंटिंग होनी चाहिए। आपने क्या इससे पहले ये सोचा कि हम जाकर चुनाव आयोग से मिले? मतलब चुनाव शुरू होने से पहले आपने उनसे जब मुलाकात की या उनसे समय मांगा तो आपने सोचा कि हम अपने रिजर्वेशंस पहले रख देते हैं। अगर नतीजों से ठीक एक दिन पहले इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता है तो वो तो यही रिफ्लेक्ट करेगा ना कि विपक्ष कहीं ना कहीं तनाव में है, और इसका क्या मतलब निकाला जाए? पूर्णिमा जी, पहली बात तो कि कल भी चुनाव आयोग से एक डेलीगेशन मिला है कांग्रेस पार्टी का, जो पब्लिक डोमेन में है। हाँ, मिला है। और लगातार जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार कांग्रेस डेलीगेशन चाहे तो उनसे समय मांगा है या मिला है। अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मोदी जी का विरोध करने का मतलब है देश का विरोध। हबीब जालिब का एक शेर मैं भी कहना चाहता हूं, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अभी आप देखेंगे कि मोदी जी खुद को भगवान का अवतार कहने लगे। अब तो वो कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, अब तो ईश्वर ने उनको भेज दिया है। और उनके एक संबित पात्रा जो प्रवक्ता भी हैं और बड़े नेता भी हैं उनके, वो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। अहंकार की पराकाष्ठा देखिए। तो इन लोगों की कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इन लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया है कि खुद को खुदा समझने लगे हैं, जबकि वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। और इस तरह की बात करना ही बताता है कि पतन का समय आ गया। मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे। मैं उनको याद दिला दूं, जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, वो खुद चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताते रहे कि वो फर्जी था। और उनके हिसाब से चले तो उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया, इन्हीं के राज्यपाल ने, कि वो जानबूझकर करवाया गया। अगर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत है इनको तो उनके खिलाफ करें ना, विपक्ष को क्यों निशाना बनाते हैं। रही ईवीएम की बात, तो आपको ध्यान होगा कि इनके सर्वोच्च नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ईवीएम पे लगातार सवाल खड़े करते रहे। और इनके एक बड़े नेता जुएल नरसिम्हा मांझी जो सेफोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने तो पूरी किताब लिख दी ईवीएम के विरोध में। तो ये जो कहते हैं आज विपक्ष के बारे में, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कर चुके हैं। तो आप उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं क्या रंजीत मिश्रा जी? उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं आप? पूर्णिमा जी, 10 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 10 मिनट नहीं सर, 10 सेकंड दे पाऊंगी। 10 सेकंड क्षमा करें, 10 सेकंड में 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लें कि जिस चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को अब आप लोग चर्चा में भी नहीं लाना चाहते, उस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। 36 वोट में जब ये लोग 8 वोट की चोरी करते हुए पकड़े जा सकते हैं, तो यहाँ तो करोड़ों वोट का मामला है पूर्णिमा जी। तो इसीलिए इनकी नियत पे शक खड़ा होना वाजिब है, और वही काम विपक्ष कर रहा है। प्रमोद स्वामी जी, जवाब आपसे लूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग उतना ही बड़ा होता है उसका पतन, और आप उनको ऐसा लगता है कि आपकी पतंग कटने वाली है। जितनी ऊंचाई पर आप लोग उड़ रहे हैं आपकी पतंग कटने वाली है कल नतीजों के साथ। देखिए, ये तो कल तय हो जाएगा कि किसकी पतंग कटेगी और किसकी बचेगी, लेकिन शेर शायरी का आज सिलसिला चल पड़ा है साहब। हाँ, तो मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूंगा। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने के लिए कई बार गिरे। मोदी जी के विरोध में आप जितना भी बोलेंगे देश की जनता उतना ही आपके विरोध में मतदान करेगी। ये बात आपको कल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ भाव से देश की और राष्ट्र की सेवा करने में लगे हुए हैं। इसके पहले जो परिवारवादी पार्टियां थी, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को नेता बनाने के लिए, उनके लिए धन उपार्जन करने के लिए राजनीति को माध्यम बनाया। लेकिन मोदी जी के परिवार के लोग आज साधारण जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि भगवान का अवतार, तो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें हर व्यक्ति भगवान का अंश है, अवतार नहीं, हम सब भगवान के अंश है। और मानव जीवन हमें भगवान के अंश के रूप में मिला है, जहां में हम आध्यात्मिक रूप से
अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए हम अग्रसर होते हैं। खैर उस विषय में अब जाएंगे तो डिबेट दूसरी दिशा में चली जाएगी। तो वो और आपने जो संबित पात्रा जी की बात का जिक्र किया, संबित पात्रा जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मेरी जबान फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, और उसके लिए तो लेकिन प्रमोद स्वामी जी, लेकिन प्रमोद स्वामी जी, जबान तो इनकी भी बड़ी फिसली है ना, फिर जबान तो इनके नेताओं की कई बार फिसली कि नहीं फिसली? पूर्णिमा जी, मैं ऐसा कहना चाहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की जबान फिसल गई और वो माफी मांगता है, प्रायश्चित करता है, उपवास रखता है, तो फिर वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप इंटेंशनली बात करते हैं, जैसे अभी हमारे मित्र जो कांग्रेस के मित्र थे, वो अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक को डिफेंड कर रहे हैं, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर में प्रश्न उठा रहे हैं। आज का जो उनका स्टेटमेंट है वो सत्यपाल मलिक की आड़ में प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न उठा रहे हैं। उनको भी आज इस बात पे मिश्रा जी को रखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो ये आपके तत्कालीन गवर्नर ने उसे फर्जी बताया। मैं ठीक है, गवर्नर मिश्रा साहब, अब सुनिए मेरी बात, अब तो बैकफायर भी आपको, क्योंकि चुनाव हो चुका है ना, इसीलिए अब तो कम से कम समझ जाइए। हमारे सेना के अध्यक्ष के ऊपर विश्वास है, कितनी बार सेना सवाल के अधिकारियों पे विश्वास है। और सत्यपाल मलिक जी ने क्यों कहा, ये आपको भी पता है, जब वो गवर्नर थे तब नहीं कहा, जब उनका राजनीतिक मतभेद हो गया और पार्टी छोड़ गई तब उन्होंने ये बातें कही। तो उन बातों का अब क्या मूल्य है? जब वो गवर्नर थे तब वो अगर ये बात बोलते तो उस बात का फिर भी मूल्य था। लेकिन आप लोग उसके ट्रैक में आकर करके आप लोग भी अगर जवानों की निष्ठा पे प्रश्न उठाएंगे तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि मोदी जी का विरोध नहीं, तो फिर प्रमोद स्वामी जी, उसकी चिंता फिर आप छोड़िए ना, फिर उसका जवाब तो मिलता ही है ना जब इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं। इससे पहले भी मिल चुका है, अगर इस तरीके के सवाल उठाए जाएंगे तो फिर से उसका जवाब मिल जाएगा। तो फिर एक सेकंड कंक्लूड कर देता। 2019 का पूरा चुनाव राहुल गांधी जी ने राफेल के मुद्दे पर लड़ा था, चौकीदार चोर बोल के लड़ा था, जनता ने जवाब दे दिया, और कल फिर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है फराज किदवई साहब, अगर अखिलेश यादव ये स्वयं कह देते हैं कि चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं आएगा, यहाँ पर मन की बात नहीं होगी, जन की बात चलती है, और जो जनता है वो चौकन्नी हो गई है, मतलब एक श्योरिटी है ना आप लोगों को। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं, एक श्योरिटी है ना कि भाई हम 295 प्लस जा रहे हैं। अगर आप 295 प्लस जा रहे हैं, इस बात की श्योरिटी है, तो इससे पहले इतनी कुलबुलाहट क्यों हो रही है? एक दिन पहले, नतीजों से पहले। पूर्णिमा जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर ये कहा कि कल जो फैसला आएगा वो मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं आएगा, तो मुझे लगता है इसमें तो बिल्कुल 100% सही बात उन्होंने कही है। नहीं, मैंने इस पर सवाल नहीं उठाया। मैंने ये कहा कि वो तो इतने आश्वस्त हैं, तो फिर ये कुलबुलाहट क्यों है नतीजों से ठीक पहले? बहुत अच्छी बात है, 295 क्या आप 300 ऊपर जाइए सर, आप 400 ऊपर चले जाइए, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है ना। पूर्णिमा जी, इसको कुलबुलाहट नहीं बोलते हैं। हाँ। आपने बहुत, मुझे लगता है ड्यू रिस्पेक्ट की एक बहुत ही सब स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया है, इसको आप बोल सकती हैं प्रोएक्टिव मेजर्स। ठेठ भाषा का शब्द है, और इसमें ना कोई अपमान है, ना इसमें कोई बदतमीजी, जैसे गोदी में बैठने जैसा शब्द बदतमीजी का होता है। इसमें ये बहुत ही ठेठ भाषा का शब्द है, और मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, आप भी ये जानते होंगे कि ये शब्द इस्तेमाल होता है। खैर, मेरा मतलब अगर आप समझ गए तो जवाब दीजिएगा। हाँ। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की बात कर रहे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से इसमें कोई हार्म नहीं है, और हम लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रोफेसर विनीत सिंह जी ने कहा कि एग्जिट पोल्स के बारे में, उसके सैंपल साइज के बारे में आज एक इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है, हाउ टू रीड एग्जिट पोल। प्रोफेसर साहब इसको जरूर पढ़िएगा, और इसमें मैं उस संस्था का नाम नहीं लूंगा, देश की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, जिसने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सैंपल साइज था वो 25,000 था, और उस सैंपल साइज के हिसाब से रिजल्ट जो एग्जिट पोल में आए थे उसके बिल्कुल विपरीत गए। तो हमारी बहन अगर कोई आरजेडी की प्रवक्ता अगर सैंपल साइज पे सवाल उठा रही है तो वो गलत थोड़ी ना उठा रही है, इसमें तो आज पूरी रिपोर्ट है, आज ही के में आप ये पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, अभी भाई ने हमारे पास, किदवई साहब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, और मैं ये बात जानती हूँ आप बहुत सीनियर हैं। मैं जब इस सैंपल साइज की बात करती हूँ और आप ये कहते हैं कि अगर हमें सैंपल साइज पे सवाल है,
हमें जिस तरीके से एग्जिट पोल कंडक्ट किया गया उस पर सवाल है। तो मैं ये भी जानती हूं कि आप ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब सैंपल साइज का डिफरेंस आया था, ह्यूज डिफरेंस आया था, तब जो दो पार्टीज थी वो बराबर वोट परसेंट के शेयर पर थी, बराबर वोट परसेंट के शेयर पर थी। आज जब हम बाकी पार्टीज की बात करते हैं, उनका वोट परसेंट का शेयर बीजेपी के मुकाबले बहुत कम होता है। मैं कहती हूं कि आप इस सैंपल साइज में 19-20 कर लीजिएगा, और इसका जवाब विनीत जी भी देंगे। आप इस सैंपल साइज में ऊपर नीचे कर पाते, और कर पाने की स्थिति में तब होते जब वोट शेयर बराबरी का होता या फिर 19-20 का फर्क होता, तब नतीजे बदलते, तो भारी मेजर डिफरेंस के साथ बदलते। लेकिन वोट परसेंटेज इतना कम है तो इतने ज्यादा अंतर का है नहीं मामला। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पूर्णिमा जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, और मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने बड़ी बड़ी जो रिसर्च कंपनीज हैं उनके साथ कम से कम 10 साल काम किया है, और वो सब मल्टीनेशनल कंपनीज की, उनका नाम लेना आपके चैनल पर, आपका प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनल है, उस पर मुनासिब नहीं है। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, प्रोफेसर साहब समझते होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका टाइम निकल जाएगा, उसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, अभी हमारे भाई ने जनादेश के अपमान की बात की। अरे साहब, दिल्ली में जीएनसीटी एक्ट को अमेंड करके जनता के जनादेश का अपमान किसने किया था? चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का जिक्र हुआ, उसमें जनता के जनादेश का अपमान किसने किया था? मध्य प्रदेश में कोविड काल में जब पूर्णिमा जी, जब इलाज के अभाव में लोग मर रहे थे, तो आप वहां पर मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे, वहां पे जनता के जनादेश का अपमान किसने किया था? 2019 में कांग्रेस की सरकार, आपने खरीद फरोख्त करके 2019 में कर्नाटका में आपने खरीद फरोख्त करके वहां पे सरकार गिरा दी, तो वहां पे जनादेश का सम्मान किसने किया था? अरे साहब, महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र नहीं, लेकिन फिर किदवई साहब, फिर कर्नाटक में, फिर चाहे हिमाचल में या फिर बाकी राज्यों में जब सरकार जीती विपक्ष की, तब तो ईवीएम या चुनाव आयोग दोषी नहीं था ना? अरे ईवीएम नहीं था ना कौन बोल रहा है? ईवीएम पर कौन नहीं बोल रहा है, ये बताइए सर। इस बार तो बल्कि चुनाव शुरू होने से पहले ईवीएम सवालों के घेरे में थी, इस बार ईवीएम उससे पहले सवालों में थी। अरे मैडम, पहले तो उसकी एंट्री लेट होती थी, इस बार तो इलेक्शन शुरू होने से पहले था ईवीएम पर सवाल। पूर्णिमा जी, मैं तो जवाब दे रहा हूँ जनता के जनादेश का, आप उसको ईवीएम पर दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि वही जनता का जनादेश उस ईवीएम में कैद होता है सर, जिसका अपमान वही जनता का जनादेश उस ईवीएम में कैद होता है। ईवीएम लोकतंत्र में जो इलेक्शन प्रणाली है वो एक पार्ट है, और उसका ईवीएम जो है सब पार्ट है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो भी प्रोएक्टिव काम करने होंगे हम करेंगे। मेरे ऊपर चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई इल्जाम लगाए या मीडिया का एक सेक्शन। ठीक है सर, ठीक है। प्रोफेसर विनीत, आपसे लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी, उसके बाद मेरे पास समय खत्म होगा। कोशिश करूंगी मैम आपके पास भी आऊं। विनीत जी, जल्दी से। पूर्णिमा जी, इसीलिए सैंपलिंग एरर की मैंने बात की थी। कोई भी इतने बड़े पैमाने पे अगर चुनाव होता है, विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है, तो कोई भी एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए हम 5%, 10% का सैंपलिंग एरर लेके चलते हैं। ये थोड़ा टेक्निकलिटी समझ लीजिएगा। दूसरी बात, हमें ये भी याद है सर कि मुजफ्फरनगर में जब ये दंगे हो रहे थे और लोग वहां पे शेल्टर होम में बैठे हुए थे, तो 2012 में आप सफाई में नाच गाना सुन रहे थे। थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। मेयर का चुनाव में ये बताइए कि एनडीए बीजेपी कहां से दोषी हुआ? अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गलती किया तो इसमें एनडीए और बीजेपी कहां से दोषी आते हैं? पूर्णिमा जी, लुब आप ये है कि जनता एक जॉब शायर हुए हैं। मैं भी बोलूंगा कि बता कहे आलम तो जनता पार्टी ने सुनिए सर, आपकी पार्टी चचा भतीजे में लड़ाई करा दी बीजेपी ने सर। अरे बीजेपी ने आपकी पार्टी तोड़ी, आपका परिवार तोड़ा, फिर भी आप नकारे नहीं आ रहा है। आप ठीक है प्रियंका जी, जल्दी से 10 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहती है। मैम, समय खत्म हो गया है बस। विनीत जी, समय खत्म है एक्चुअली, माफी चाहूंगी। पूर्णिमा जी, आप शायरी पढ़ रहे थे तो अंत में मैं भी शायरी से ही करती हूँ। ठीक है। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी क्यों हुई? तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कब होगा प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, कब लागू होगा? तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता मुद्दों की बात कब होगी? ठीक है, कोई बात नहीं विनीत जी, अब मुद्दों की बात होने का समय निकल चुका, इलेक्शन खत्म हो गए। अब चलिए कल चुनावी नतीजों का इंतजार करते हैं।